हम सभी के लिए। हाँ, आप सभी को पता ही है कि हम लोग एमएड के लिए देख रहे हैं। तो देखिए अब ये एमएड का सेकंड पेपर चला, आपको पता ही है ये तो, है ना। ये एमएड का जो सेकंड पेपर चल रहा है उसके 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज तीसरी और चौथी दोनों देखेंगे हम यूनिट, ठीक है। और कल ये पेपर जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ये वाला पेपर आपका कल फिनिश हो जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कल आपका ये पूरा पेपर फिनिश हो जाए। तो आज हम थर्ड और फोर्थ दोनों यूनिट को करेंगे, छोटे छोटे यूनिट हैं, ठीक है। दोनों यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केवल एक फिफ्थ यूनिट रह जाएगी। तो कल फिफ्थ यूनिट को पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट 2-3 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो कल हम फिफ्थ यूनिट को पढ़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस सेकंड पेपर के पूरे यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ डाल दिए जाएं। कोशिश ये रहेगी, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि कल सेकंड पेपर को पूरा फिनिश करने की कोशिश की जाएगी, फिनिश करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ओके। उसके बाद हम लोग परसों से यानी कि परसों कितनी तारीख है, 11 तारीख से, तो हम 11 तारीख से थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे और थर्ड पेपर को मैक्सिमम 3 से 4 दिन में, नहीं 4 दिन नहीं 3 दिन में हम थर्ड पेपर को फिनिश करेंगे। कोशिश पूरी रही अपने, है ना, या 3 से 4 दिन में हो जाए, मतलब कैसे भी करके हो जाए और सही ऐसे हो जाए कि आपकी समझ आ जाए। 3-4 दिन में ही हो पाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो उसके डालने पड़ेंगे ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि फ़िलहाल तो ये आज 10 तारीख हो गई है ना, 10 तारीख को थर्ड और फोर्थ यूनिट इसकी ख़त्म हो जाएगी और फिफ्थ यूनिट कल इसकी ख़त्म हो जाएगी। यानी सेकंड पेपर हमारा 11 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन तो उसमें लग जाएंगे थर्ड पेपर में, ठीक है। वैसे तो हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, लेकिन 3-4 दिन हो सकता लग जाए, तो फिर उसको पढ़ना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा आपको ये हो रहा है, वैसे तो हमने ये सोचा था कि 12-13 तारीख तक हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसमें जब 12-13 तारीख तक जो ख़त्म कर रहे थे हम इस टॉपिक को, इन पूरे चारों पेपर्स को, तो उसमें ये था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो हम नहीं डालेंगे, ये था उसमें। लेकिन अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चारों पेपर्स की वीडियो डाली जाएंगी तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए 12-13 तक तो नहीं हो पाएगा, तो 14 तक देख लेंगे, ख़त्म हो जाए बस, है ना। 14 तक ख़त्म हो जाए बस। आपको फिर रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करना है आपको, एक नहीं 10 बार देखो वीडियो को। 4 पेपर हैं आपके और चारों पेपर की वीडियो लगातार बार बार देखो, ठीक है। कब तक याद नहीं होगा, कब तक समझ नहीं आएगा, और बढ़िया तरह से कर ले जाओगे। यदि आपने अच्छी तरह यहाँ पढ़ लिया तो आगे आप अच्छी तरह से कर ले जाओगे, ठीक है। परेशानी किसी बात की नहीं होगी, टेंशन मत लेना। आपके लिए ही तैयार किया जा रहा है पेपर पूरी तरह से, हर तरह लग कर, पूरे दिन लग कर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आपको पता है ये सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर के हम लोग ये यूनिट्स देख चुके हैं, सेकंड यूनिट तक, है ना। पॉलिटिकल परसेप्टिव्स तक हम देख चुके हैं, ये होगी और ये वाली यूनिट होगी। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो आप आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है यूनिट, ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। शिक्षा को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लेते हैं और यहाँ पे क्या, मानव एवं शैक्षिक विकास सूचकांक। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सारी चीज़ें बताई गई कि कहाँ से ये निकलता है, इसको पब्लिश कहाँ से किया जाता है, इसके बारे में किस किस ने बताया, कैसे क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उनको हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक नॉर्मल वे दिया है, देखो यहाँ पर प्रश्न इसका उड़ गया है, ऊपर प्रश्न है ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, शिक्षा पर व्यय एक उत्तम विनियोग। शिक्षा पर जब व्यय करते हैं ना, तो ये एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे है, देखो, आप किसी व्यापार में यदि पैसा लगाते हो ना, आप किसी व्यापार में पैसा लगाते हो तो आपको इंतज़ार तो करना पड़ता है। अब व्यापार का भरोसा नहीं होता कि इसमें फ़ायदा होगा या घाटा होगा, कोई भरोसा नहीं होता ना। इस बिजनेस में तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस होते ही रहते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि आप अच्छी तरह से अपने बालकों को पढ़ा दो, अच्छी तरह से कोई आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई टीचर या प्रोफेसर या कुछ बना दो, तो उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आता है। बच्चे की जॉब लग जाए तो रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आता है, यानी कि जितना पैसा माँ बाप खर्च करते हैं उसका कई गुना मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। यदि आपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर होशियार बना दिया, इस योग्य बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तो वो एक नहीं 1 करोड़ कमा लेगा। आपने जितना पैसा लगाया है वो उसका कई गुना कमा लेगा। तो यही तो होता है इन्वेस्टमेंट, शिक्षा में इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत अच्छा विनियोग माना जाता है। विनियोग का मतलब होता है बिजनेस करना, ठीक है। विनियोग का मतलब क्या होता है कि हमने कहीं कोई चीज़ लगाई, इन्वेस्टमेंट किया और उसका कुछ टाइम बाद हमें मुनाफा मिला, है ना, ये होता है, ठीक है।
तो शिक्षा क्या है, एक अच्छा विनियोग है। तो इसमें यही बात कही गई है। आप इसको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेना ध्यान से, है ना, ध्यान से पढ़ना बहुत, तो आपको बहुत बढ़िया तरह समझ आ जाएगा। ओके, और पेज में जो अक्षर दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, तो आपको आई थिंक परेशानी नहीं होगी। तो आप परेशान होना मत, बड़े आराम से देखना, एक एक शब्द इसमें साफ़ है, कोई दिक्कत वाली कहीं भी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भारतीय शिक्षा आयोग है वो कहता है कि आप शिक्षा पर यदि व्यय करते हो तो वो सर्वोत्तम व्यय माना जाता है। ठीक है, क्या कहता है भारतीय शिक्षा आयोग कि शिक्षा पर यदि आप व्यय करते हो, खर्च करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, वो तो सर्वोत्तम विनियोग माना जाता है, सर्वोत्तम इन्वेस्टमेंट माना जाता है। किसी बिजनेस की जगह तो यहाँ आप इन्वेस्ट करो तो आप हीरो को निकाल सकते हो, आप भविष्य बना सकते हो लोगों का, है ना। तो इस तरह से है। ओके, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ शिक्षा में विनियोग जो हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, उसमें क्या किया गया है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ 12 पंचवर्षीय योजना चली थी ना, उसमें शिक्षा को महत्व दिया गया था, लेकिन जितना महत्व शिक्षा को दिया जाना चाहिए था उतना महत्व नहीं दिया गया। या तो इसका मतलब ये समझो कि हम लोगों के पास पैसे थे नहीं, देश में पैसा नहीं था इतना कि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाए। लेकिन जब ये बात सोची जाए कि इतना पैसा नहीं था कि शिक्षा पर खर्च किया जाए, तो अदर कामों के लिए तो पैसा खर्च किया जा रहा था, तो शिक्षा पर भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शिक्षा पर जितना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता उतना ज़्यादा यहाँ की ह्यूमन कैपिटल बन जाती है ना। लेकिन नहीं हो पाया, खैर कुछ भी हो। तो अब ये देख लीजिए एक बार एक नज़र में कि क्या है शिक्षा पर कितना कितना खर्च हुआ है। यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में देखिए, जो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 12 पंचवर्षीय योजना थी ना, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इतना खर्च किया गया था, और उसके बाद ये कम होता चला गया, पूरा कम होता चला गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल 2% रह गया, है ना। तो यानी कि शिक्षा में हमारे यहाँ पर पैसा नहीं खर्च किया गया है। जहाँ विदेशों में शिक्षा में 40-50% खर्च करते हैं, वहाँ हमारे यहाँ 2 से 3% ही शिक्षा में विनियोग किया जाता है, शिक्षा में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, शिक्षा में खर्च किया जाता है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 2 से 3% ही, इतना ही होता है बस यहाँ। ओके, अब देखिए नीचे वाली इसमें लिस्ट में देखिए क्या है। नीचे वाली टेबल में साक्षरता दर दे रखी है कि कितनी साक्षरता दर रही। 2011 में कितनी थी? 73%। आप देख रहे हैं लास्ट में कुल 73% थी 2011 में, जिनमें पुरुषों की जो थी वो 80.9 थी और महिलाओं की थी 64.6। लास्ट वाली लाइन में देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो प्रतिशतता दर रही है साक्षरता की, बहुत कम रही है। तो ये जो साक्षरता दर है इसको आप याद रखना, एक तो 1951 वाला याद कर लेना, एक 2011 वाला याद कर लेना, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों की। कि महिला की कितनी रही थी? महिला की रही थी 64.6% और पुरुषों की कितनी रही थी? 80.9%। टोटल कितनी थी? 73%। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं। ये देखिए, अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ पर शिक्षा बहुत अधिक रूप में नहीं है, विस्तार से मतलब विस्तृत रूप में नहीं है, बहुत लोग अनपढ़ हैं बेचारे जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ पाते, बहुत लोग अपना सिग्नेचर तक नहीं कर पाते ना, ये सारी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता था अपने भारत में, यूँ कहते थे कि साक्षर वो है जिसने अपना सिग्नेचर करना सीख लिया। क्या कहते हैं कि साक्षर वो कौन है? जिसने अपने अक्षरों को पहचानना सीख लिया, सिग्नेचर करना सीख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लिया, वो हो गया साक्षर। लेकिन वहीं विदेशों में आप देखो तो साक्षरता की ये निशानी नहीं है कि केवल आपने सिग्नेचर कर लिया और आप साक्षर हो गए, या आपने अंक या अक्षर पहचान लिए तो आप साक्षर हो गए। ऐसा नहीं है। विदेशों में क्या है कि आप इस योग्य बन जाओ कि जब आपके सामने कोई बात रखी जाए तो आप उसका निर्णय भली भांति सोच समझ कर ले सको। आप किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति में आकर भी आप अपना माइंड यूज़ कर सको पढ़े लिखे लोगों की तरह, तो हो आप साक्षर। मतलब आप हर समस्या के समाधान का खोज कर सको, तो हो आप साक्षर। तो विदेशों में ये बात थी, लेकिन हमारे यहाँ केवल सिग्नेचर करने को साक्षरता मान लिया गया। अच्छा, हमारे यहाँ जब ये ऐसा होता रहा तो लोगों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि भैया इस साक्षरता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो साक्षर होना ना होना बराबर है, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे लोग पढ़े लिखें आगे बढ़ें। तभी जब ये बात बहुत आगे बढ़ी
तो अपनी जो 12 पंचवर्षीय योजना थी, उन योजनाओं में से कुछ योजनाओं ने सोचा कि चलो भाई कुछ करना चाहिए। हाँ, तो जब ये बात हुई चलो आगे बढ़ते हैं कुछ करते हैं, तब उसके तहत ये हुआ कि भारत में हम सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करेंगे। तो जो यूनेस्को है ना, जो यूनेस्को जो शिक्षा के लिए ज़्यादा कहता है, सभी से सब देशों से कहता है, तभी यूनेस्को ने की कॉन्फ्रेंस हुई यूनेस्को की, और सन 2015 में यूनेस्को ने ये कहा 2015 में 15 के लिए कहा, 15 में नहीं 15 के लिए कहा, ये कहा कि जितने भी देश विदेश हैं वो सभी 2015 तक अपने यहाँ सर्व शिक्षा अभियान चलाओ, ताकि आपके यहाँ के सब बालक पढ़े लिखे हों, आपके यहाँ पर पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया जाए, ऐसा कुछ करो, चलाओ। तो ये सब जब बात कही गई तो इसी के तहत, चूँकि 2015 एक टारगेट था कि 2015 तक आपके यहाँ सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हो जानी चाहिए, ये था। तो हुआ क्या इसमें? हुआ ऐसा कि अपने देश में भी फिर सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जो 2010-11 में स्टार्ट हुआ सर्व शिक्षा अभियान। अब इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने बच्चे, सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये सब कहा गया इसके तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अब नीचे वाली आप टेबल देखिए, इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो कहा गया कितने लोगों को शिक्षा मिली, क्या हुआ। कुछ दिन तक तो खूब जोर दिया गया, खूब सर्व शिक्षा अभियान की जगह जगह पर बात चलेंगी, चारों तरफ रैलियाँ वगैरह भी निकाली गई कि सर्व शिक्षा अभियान से सभी जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें। लेकिन उसके बाद इसमें फिर कुछ कम सा होने लगा, कुछ कम होने लगा। तो टेबल आप देख रहे हैं, इसे आप एक बार देख लीजिएगा गौर से, इसमें ज़्यादा कुछ आना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान जब चलने लगा तो इसमें ये हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान में तो बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इसमें भी सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कुछ पार्टिसिपेटर रहा था, ठीक है। वो पार्टिसिपेट कितना कितना पार्ट में करते हैं, वो ये था कि जो आपके भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, जो पूर्व के राज्य पड़ते हैं, जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सारी चीज़ें जो पड़ती हैं, जो 7-8 जो राज्य पड़ते हैं, तो उनमें ये जो भाग था ना, केंद्र सरकार 90 और राज्य सरकार 10। तो इस तरह से हिसाब था कि केंद्र सरकार 90 रुपये देगी और 10 रुपये देगी राज्य सरकार। इस तरह से 100% ये जो हो जाएगा, यानी कि जितना भी आप शिक्षा में खर्च कर रहे हो उसका 90% केंद्र देगा और 10% राज्य देगा। और तब उस पैसे से जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये जितने राजकीय विद्यालय होते हैं उनमें सरकारी तो पैसा भरती है ना, टीचर का पैसा भी सरकार भरती है, वहाँ के रेनोवेशन का भी खर्चा भरती है सरकार, हर तरह से भरती है ना। तो ये उसी शिक्षा के उसी कार्यक्रम के तहत किया गया। तो पूर्वोत्तर राज्य के लिए तो ये था कि 90 और 10% था। लेकिन बाकी के जो राज्य हैं, बाकी जितने राज्य हैं, उनके लिए कितना था? उनके लिए 75 और 25 था। ये ध्यान रखना, ये आंकड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितना था? 90 और 10, और बाकी के लिए 75 और 25, यानी कि बाकी के जितने राज्य हैं ना, उनको 25% देना पड़ेगा और केंद्र सरकार उसमें 75% देगी। ये था इसमें, ठीक है। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान आरंभ हुआ। अब आगे बढ़ता चला गया। अब देखिए, उसके बाद आया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जो सर्व शिक्षा अभियान था उसमें प्राथमिक कक्षाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। उसमें प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल के क्लासेस होती हैं, प्राइमरी जूनियर, उनको महत्व दिया गया। लेकिन अब बात आई माध्यमिक की, तो कहा गया माध्यमिक को भी फ्री कर दो, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं कि बच्चे पढ़ सकें, क्या करें, हाँ। तो उसके तहत भी माध्यमिक शिक्षा अभियान भी आरंभ किया गया, जिसे RMSA बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। तो ये जो शुरू किया गया था ना, इसमें क्या हुआ था? इसमें भी बच्चों की पढ़ाई के लिए कहा गया कि जितने भी माध्यमिक स्तर में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे हैं माध्यमिक स्तर के, चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो समावेशी शिक्षा से जुड़ने वाले हों, चाहे वो कोई सी भी शिक्षा लेना चाहते हो, व्यावसायिक शिक्षा हो या कैसी भी शिक्षा हो, उन्हें फ्री दी जाए, ये कहा गया माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो इस पर भी कदम उठाए गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसे ही अनेक प्रकार की योजनाएं आती चली गईं। इस वाली योजना को देखिए, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की विभिन्न योजनाओं में सरकार का योगदान। सरकार का योगदान क्या क्या रहा?
अब देखो ये योजना बड़ी फेमस है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया कब शुरुआत हुई? 15 अगस्त 2015 को। ध्यान रखना इस बात को। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2015 को, लेकिन इसका जो मुख्य रूप से काम शुरू हुआ वो हुआ 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या करना था? इसमें ये करना था कि सरकार ये चाहती थी कि जो भारत के युवा हैं वो युवा नौकरी तलाशने की जगह नौकरी देना शुरू करें। नौकरी तलाशने की जगह नौकरी दें। आप नौकरी को खोजो मत, नौकरी रिसर्चर मत बनो, आप नौकरी देने वाले बनो, नौकरी दो लोगों प्रोवाइड कराओ, प्रोवाइडर बनो आप। ठीक है, ये था इसमें। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी ये ध्यान रखना, 15 अगस्त 2015 को हुई। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार यही चाहती थी कि आप जाएं और लोगों को नौकरी दें। अच्छा, इसी के साथ साथ स्टैंड अप इंडिया भी शुरुआत हुई और मेक इन इंडिया की भी शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें भी शिक्षा में प्रशिक्षण की बात भी कही गई। और उसके बाद जैसे समय समय आगे बढ़ता चला गया तो और भी चीज़ें शुरुआत हुई हैं। देखिए, शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन हेतु विनियोग। इस विनियोग को आप पढ़ लेना क्या क्या लिखा है इसमें। ठीक है, यानी कि शिक्षा के लिए और कौशल के विकास के लिए और रोजगार के लिए यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया सरकार ने, कुछ लाखों करोड़ों अरबों में, जिससे कि बच्चे कुशल बने। और जब उनके हाथ में कुशलता लग जाएगी, जैसे आप देखते हो कि ये चलाया सर, ये सरकार ने ये चलाया है, कंप्यूटर सिखाते हैं ना, कौशल विकास योजना, कंप्यूटर भी सिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। तो ये बच्चों को कुशल बनाने के लिए किया गया है। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मानव पूंजी का निर्माण कर रहे हैं, ये सब पैसा लगाकर, जिससे अच्छे अच्छे लोगों का निर्माण हो, मानव पूंजी का निर्माण हो और क्या हो, पैसा इकट्ठा हो और विदेशों तक हमारी छाप बने, सही है ना, इसलिए कर रहे हैं। तो शिक्षा, कौशल और रोजगार के सृजन हेतु ये विनियोग कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन सब की तैयारी के लिए। ठीक है, ये हुआ। इन्होंने कई हज़ार करोड़ रुपए लगाए हैं इसमें, क्योंकि सरकार चाहती है हमारे यहाँ का बच्चा विदेशों तक जाए और नाम करे हमारा, ये चाहती है सरकार। ठीक है, लेकिन जितना पैसा लगना चाहिए उस हिसाब से पैसा अभी तक नहीं लग रहा है। चलो खैर, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हम लोग, है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए, चूँकि बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते थे तो सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना चलाई, मिड डे मील योजना। अब मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई आज से नहीं, ये मिड डे मील योजना बहुत पुरानी है, 1995 से चली आ रही है मिड डे मील योजना। और ये चलाई गई थी स्टार्टिंग में तो 2408 तहसीलों में चलाई गई थी ये। ठीक है, 2408 तहसीलों में चलाई गई थी। 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ था ये। और ये जो था ना, पहले तो 2408 तहसीलों में चलाई गई, उसके बाद 15 अगस्त 1995 के बाद कुछ समय बाद ही, लगभग 2-3 साल बाद ही, ये पूरे देश के हर खंड में लागू की गई। 97-98 में पूरे देश में लागू कर दी गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें मध्याह्न भोजन में आप जानते हो कि बच्चों को भोजन दिया जाता है, और बच्चों को भोजन भी एक लिमिट के अनुसार दिया जाता है। लगभग 12 करोड़ बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं, लगभग कितने, 12 करोड़ बच्चे। और क्या, और इसमें बच्चों को जो भोजन दिया जाता है वो भी एक क्वांटिटी में दिया जाता है। ये नहीं कि चाहे जितना भोजन करो, वो ऐसा नहीं है, एक क्वांटिटी में देते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने 2 रोटी दे दी और कलेज ख़त्म कर दी। नहीं नहीं नहीं, आप बच्चों को अच्छा खाना दोगे, आप इस तरह का दोगे जिससे बच्चों के अंदर प्रोटीन, विटामिन, कैलोरी सब पहुँचे, ऐसा खाना दोगे। ये था। तो इसमें ये था कि प्राइमरी तक के जो बच्चे होंगे उनको 450 कैलोरी और प्लस 12 ग्राम प्रोटीन दी जाएगी। ठीक है, प्रत्येक दिन 450 कैलोरी ऊर्जा, 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन दी जाएगी। इतना था प्राइमरी के लिए। ठीक है, और वहीं जूनियर की बात की जाए, वहीं पर प्राथमिक से ऊपर की बात की जाए, प्राइमरी से ऊपर की बात की जाए तो उनके लिए 700 कैलोरी प्लस 20 ग्राम प्रोटीन। इतना पोषक आहार होना चाहिए, इतना भोजन होना चाहिए जो अच्छा हो बच्चों के लिए। ठीक है, ये सब बात कही गई। अच्छा, इसमें खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में आयरन मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है ना, और विटामिन मिलता है, और अनेक प्रकार के विटामिन यहाँ पर मिलते हैं। ओके, इसके लिए भी सरकार ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने अपनी अपनी बातें कहीं कि केंद्र सरकार ने इसके लिए वही बात जो अभी कही थी ना कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और 90 का होगा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, और 10% देगी राज्य और 90% देगी केंद्र। ऐसे ही इसमें भी मध्याह्न भोजन में भी सरकार ने ये कहा कि 90% केंद्र देगी और 10% देगी राज्य सरकार। लेकिन वहीं और राज्यों की बात हो, पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, तो वो 75 और 25 का ही प्रतिशत रहा।
ठीक है। तो ये था इसमें मध्याह्न भोजन में। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बच्चों को थोड़ा ये लगा कि चलो हमको जाना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं थी, कम से कम वो वहाँ जाकर खाना खा लेते हैं, ये भी है। और दूसरा, स्कूल की तरफ भी वो आने लगे, क्योंकि घर नहीं है भोजन तो वहाँ जाकर तो खा ही लेते हैं कम से कम। तो एक रुझान सा बन गया, मतलब एक रुझान अच्छा आने लगा कि बच्चे स्कूल में जाने लगे। तो ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक योजना थी, ताकि उनका भरण पोषण भी हो सके, वो भोजन भी कर सकें, और दूसरा उनके स्कूल में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो सके। अच्छा, एक जो विद्यालय होता है ना, केवल वो पढ़ाई की जगह नहीं होता, एक वो केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं होता, वो पढ़ाई के अलावा और भी विकास करता है बच्चों का। वो हर तरह के शारीरिक, मानसिक, हर तरह की चीज़ों का विकास करता है। बच्चा विद्यालय में जाकर खेलता कूदता उछलता है, उसका शरीर का विकास होता है, उसके मन का विकास होता है, जब 10 लोगों से बात करता है तो वो, है ना। तो एक विद्यालय केवल पढ़ाई के लिए नहीं होता, विद्यालय पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी पाठ्यशाला में क्रियाओं को भी करवाता है, इसलिए विद्यालय में जाना ज़रूरी होता है। सरकार ने यही सोचा और इसी वजह से देखा कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना भोजन की सुविधा शुरू कर दी जाए। और जब ये किया मिड डे मील वाला प्रोग्राम, तो बच्चे आने लगे, ठीक है। अब ऐसे और प्रोग्राम बढ़ाए उन्होंने। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम था, वो 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ पानीपत में, यानी कि हरियाणा के पानीपत में। इसमें कहा गया कि चूँकि बेटियों की बहुत समय पहले राजस्थान में, हरियाणा में दूध पीती की जाती थी, बेटी पैदा हुई दूध में डुबाकर मार दी गई, ये होता था। तो सरकार ने पहले भी कई बार कदम उठाए, लेकिन इस बार मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को ये कदम उठाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए जाएँ। हमें तो ये दुख होता है कि इस अभियान की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, लोगों में क्यों इतनी बुद्धि नहीं रही जो बेटियों को चाहे जो मार दिया करते हैं। हाँ, क्यों बेटों की इतनी वो रही। खैर, क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता ख़राब होती है। जो अच्छा एक बात और है, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनकी मानसिकता थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमने देखा है ऐसा। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं वो बेटा बेटी को समान समझते हैं, और ऐसा होना चाहिए, समान समझना चाहिए। बेटा हो बेटी, वो तो सब भगवान के द्वारा दिए हुए हैं, और दूसरा आपकी किस्मत में जो वही तो आपको मिलेगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो खैर, ये पता ही नहीं क्यों पड़ी ये बात, लेकिन जब चली है तो फिर ठीक है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात चली, इससे भी बेटियों में थोड़ी सशक्तता आई, नारियों का शक्तिकरण हुआ, बेटियां आगे बढ़ी, कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। ये सब हो रहा है आजकल धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं सब पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, इसके शॉट लीजिए, आगे चलें। यहाँ देखिए, अब इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसमें क्या हुआ, इसमें उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए स्कूल खोले जाने लगे जो ऐसे क्षेत्र में रहती थी जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहो या ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था होती ही नहीं थी, है ना। उन क्षेत्रों की बेटियों के लिए, उन क्षेत्रों की लड़कियों के लिए यहाँ पर विद्यालय खोले गए, विद्यालय बनाए गए, और उनसे कहा गया कि बेटा आप स्कूल में पढ़ें और आएँ। तो पूर्वोत्तर में जितने अधिकांश ज़िले, पूर्वोत्तर के अधिकांश जो ज़िले हैं, राज्य हैं अधिकांश, वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल है ही नहीं, लड़कियों के लिए स्कूल है ही नहीं, लड़कियाँ दूर जा नहीं पाती, उनके लिए स्कूल है नहीं। इसलिए कस्तूरबा गांधी के नाम से अलग अलग जगह विद्यालय खोले गए पूर्वोत्तर में, और उनको वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। ये मेनली उन्हीं के लिए था जो पूर्वोत्तर में राज्य थे ना, उनके लिए, जहाँ एकदम ऐसे राज्य थे जहाँ पर बिल्कुल नई शिक्षा का प्रचार था, उनके लिए, ठीक है। बस ये विशेष रूप से महिला साक्षरता के लिए ही था, और इसमें बहुत पैसा लगा। और कब शुरू की गई थी, 15 अगस्त 1997 को, ध्यान रखना 1997 को, 15 अगस्त 1997 को शुरू की गई थी कस्तूरबा गांधी। आगे आती है आर्थिक समृद्धि तथा शिक्षा में संबंध। यहाँ पर दिखाया जा रहा है रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ में और एजुकेशन में क्या संबंध है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप इसे पढ़ लेना। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, जब हमारे यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने पढ़ाई लिखाई के द्वारा अच्छी अच्छी जॉब पाते हैं, और जब जॉब पाते हैं तो उससे पैसा आता है उनके पास, और पैसा आता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो राष्ट्र की आय बढ़ती है, और जब राष्ट्र की आय बढ़ती है तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि विदेशों तक ये नाम पहुंच जाता है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी कि राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है। तो यही तो होता है, इसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं।
कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, अब यहाँ के संसाधन बढ़ रहे हैं। अब वो प्रति व्यक्ति जो आय बढ़ रही है, एक व्यक्ति की आय खूब बढ़ी, उसने कोई बिज़नेस खोल लिया, तो अब बिज़नेस में वो एक नहीं 10 लोगों को उसने काम पे चिपका लिया है। तो अब वो जो पहले काम दिख रहा था वो काम भी दे रहा है, अपना बिजनेस भी अलग कर रहा है, अपना काम भी अलग कर रहा है। तो ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। यदि वो शिक्षित नहीं होता तो क्या वो अच्छी जॉब पर लग पाता, और अच्छी जॉब पर नहीं लग पाता तो वो जहाँ था वो वहीं रह जाता, फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा था वो नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर ये कि शिक्षा इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, शिक्षा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को करने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है, इसलिए व्यक्तियों को शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि शिक्षा पर डिपेंड है, कह सकते हैं। जितना शिक्षा ज़्यादा होगी उतना आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें हम लोग। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ वर्ल्ड बैंक के बारे में दिया है और विश्व बैंक के उद्देश्य दिए हैं, यानी वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य दिए हैं। ये वर्ल्ड बैंक है ना, ये भी आर्थिक समृद्धि बढ़ाना चाहती है हर देश की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना ही तब की गई थी 1945 में। ये इसलिए की गई थी कि जो युद्ध हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे देश परास्त हो गए थे, एकदम जन हानि, माल हानि, हर तरह की हानि हुई थी। तो जिन देशों की पूरी तरह हानि हुई, जिन देशों को धनमाल की हानि हुई, उन देशों को आर्थिक सहायता प्राप्त कराने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई और विश्व बैंक ने उनकी आर्थिक सहायता की। हमारा देश तो आज तक विश्व बैंक से कर्ज लेता रहा है, इतना कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी कर्ज ले रहा है, लेकिन क्योंकि आवश्यकता ज़्यादा है। अब आवश्यकता तो होंगी, आप यहाँ के माल को विदेशों में पहुँचाते ही रहो, फ्री में आप लौटाते रहो, तो आवश्यकता तो आपकी बढ़ ही जाएंगी कहीं ना कहीं। यहाँ के लोग भूखे मर जाएं, बाहर विदेशों में भेजते रहो, फिर आप कर्ज लेते रहो। खैर, ये एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इस बात का। कुल मिलाकर ये कि विश्व बैंक को कब स्टार्ट किया गया, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था एक, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसी में इसका निर्माण किया गया, बनाई गई विश्व बैंक। और विश्व बैंक की एक कहते हैं कि सगी बहन है, जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये भी देशों को पैसा प्रोवाइड कराती हैं और जिससे परेशानी में उनकी सहायता की जा सके। ठीक है, तो इस तरह ये हुआ। और आगे आप ये पेज में लिखा हुआ है पूरे पे, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह में क्या है, विश्व बैंक की 2 ब्रांचेज़ हैं, है ना। विश्व बैंक की क्या है, 2 ब्रांचेज़ हैं। इसमें लिखा है विश्व बैंक समूह में विश्व बैंक तथा उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विश्व बैंक की सहयोगी संस्था IDA के साथ ही 2 संस्थाओं का और समावेश हुआ। कौन कौन संस्था, एक IFC और एक MIGA, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और दूसरा क्या है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिकरण, इन दोनों का विकास हुआ। अच्छा, ये सब पढ़ लेना। इसके अलावा जो एक और बात आती है इसमें कि जो विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक की ही अपनी एक सगी संस्था है, जैसे IMF बोलते हैं, वो तो आपको पता ही है, वो तो उसकी सगी बहन मानी जाती है, IMF है। लेकिन इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं, जैसे IDA हो गई या IBRD हो गई, ऐसे संस्थाएं हैं जिससे भारत लोन लेता है, जिससे भारत क्या कहता है, कर्जा लेता है, लोन लेता है। तो वो कोई और नहीं है, वो किसके, विश्व बैंक की ही संस्था है। जैसे विश्व बैंक की 2 संस्था कर दी, IBRD हो गई और एक IDA हो गई। तो ये जो होती है IDA, ये फ्री में लोन देती है, ये इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट नहीं लेती है ना। आगे देखते, देखिए तो हमने आपको बताया ना कि 2 संस्थाएं जो हैं, उनमें से एक ऐसी है जो पैसा देती है, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट नहीं लेती, मतलब ब्याज नहीं लेती, बिना ब्याज के पैसा देती है IDA जो है। ठीक है, IDA क्या है, बिना ब्याज के पैसा देती है, तो उसे कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। क्या कहते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो, वो कहलाती है। इस पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉफ्ट लोन विंडो तक हम लोग पहुँचेंगे फिर। ठीक है, और ये देख लीजिए, इसमें 31 दिसंबर 2045 तक विश्व बैंक की सदस्य जिसने ग्रहण कर ली। जैसे इसमें ये बताया गया है कि जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, उसके 2 तरह के सदस्य हैं। ठीक है, 2 तरह के सदस्य हैं, एक बोलते हैं मौलिक सदस्य और दूसरे हैं सामान्य सदस्य। एक है मौलिक सदस्य,
और दूसरे कौन है, सामान्य सदस्य। ठीक है, मौलिक सदस्य में वो लोग आते हैं, वो देश आते हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 31 दिसंबर कब तक, 1945 तक। तो वो तो आ गए मौलिक सदस्यों में। लेकिन सामान्य सदस्यों में कौन आए, जिन्होंने 31 दिसंबर 1945 के बाद सदस्यता ग्रहण की, वो हो गए सामान्य सदस्य, यानी कि सदस्य देश। सदस्य में इंसान नहीं, देश के बारे में बात की जा रही है। तो 2016 तक विश्व बैंक की जो कुल सदस्य संख्या है वो 189 है, 189 है। ओके, ये थोड़ा डाटा याद रखना आप अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलें, लाइन क्लियर है, दिक्कत नहीं है कोई भी। देखिए लाइन सारी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइन क्लियर नहीं आ रही हो तो आप ऊपर 3 पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करके, उनको क्लिक करके, यहाँ पर जो 3 पॉइंट है उनको क्लिक करके आप हाई क्वालिटी करके देख लीजिएगा। ठीक है, हाई क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, विश्व बैंक और भारत। अब यहाँ पर बताया जाएगा कि विश्व बैंक का भारत से क्या रिलेशन है और कितना कितना पैसा भारत ने लिया है विश्व बैंक से। ठीक है, जब हमारे यहाँ पर पैसे की बहुत कमी हुई, आर्थिक व्यवस्था हमारी बिल्कुल ख़राब हो गई, तो चूँकि ये जो बना है ना विश्व बैंक, ये सदस्य देशों के हेल्प करने के लिए बना है। तो इसने क्या किया, इसने भारत को सहायता प्रोवाइड कराई, और भारत को सहायता प्रोवाइड कराने के लिए एक भारत सहायता क्लब की स्थापना कर दी। किसकी, भारत सहायता क्लब की। विश्व बैंक ने स्थापना की भारत सहायता क्लब की, और इसके थ्रू ये पैसा देता रहा। लेकिन अब इस टाइम भारत सहायता क्लब को भारत विकास बैंक के नाम से, भारत विकास मंच के नाम से और भारत विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसने शुरुआत की थी, ये विश्व बैंक ने स्टार्ट किया था इसको। ओके, और क्या है, और देखिए इसको, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट 2003 में वाशिंगटन डीसी में जारी की गई थी, जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2004, रियलाइजिंग द प्रॉमिस ऑफ दोहा एजेंडा। ठीक है, ये रिपोर्ट जो थी विश्व बैंक ने 2003 में वाशिंगटन डीसी में जारी की थी। इसमें ये बात कही गई थी कि विकसित राष्ट्र जो है ना, विकसित और विकासशील राष्ट्र में अंतर है। विकसित वो राष्ट्र हैं जो पूरी तरह विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये विकसित राष्ट्र हैं। इनकी मानव विकास जो पूंजी है ना, वो 1000 से ऊपर है, प्रति व्यक्ति आय इनकी $1000 से ऊपर है। ठीक है, पर डे की इस तरह से है। इनकी जो प्रति व्यक्ति आय 1000 से ऊपर है, जिसकी 1000 से ऊपर होती है वो माने जाते हैं विकसित देश, यानी डेवलप्ड कंट्री। लेकिन जिनकी 1000 से नीचे होती है वो माने जाते हैं डेवलपिंग कंट्री। हमारी भारत क्या है, हमारा भारत डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील राष्ट्र है। तो जो विकसित राष्ट्र है, यानी डेवलप्ड कंट्री है ना, बड़ी बड़ी जो कंट्री है ना, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, ये जापान, जर्मनी, ये जो कंट्रीज़ है ना, इन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम जो विकासशील राष्ट्र है ना, उनकी हम हेल्प करेंगे और हम उनके लिए ऐसी नीतियाँ बनाएंगे जिससे उनकी सहायता हो सके, और अपने सामान को भी हम उन्हें सस्ते दामों में देंगे। ये सारी बात इन लोगों ने कही थी, लेकिन ये अपनी बात पर खरे नहीं उतरे। इसीलिए विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2004, यानी कि रियलाइजिंग द प्रॉमिस ऑफ दोहा एजेंडा। रियलाइज़ कराने के लिए, तुमने दोहा एजेंडा में क्या कहा था, वो रियलाइज़ कराने के लिए कहा। ठीक है, कि तुमने तो ऐसे ऐसे वायदे किए थे, लेकिन अब तुमने क्या कर दिया, अब तुमने अपने हर सामान को तेज कर दिया। विकासशील राष्ट्र बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं, तुम्हारा कुछ सामान खरीदना पड़ता है उन्हें, लेकिन ये गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बात कही विश्व बैंक ने, कब, 2003-04 में। ठीक है, और इसी बात को WHO के कैनकुन सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर पर तैयार किया गया। कहाँ है, हाँ, WHO के कैनकुन सम्मेलन। ठीक है, इसका नाम है कैनकुन सम्मेलन। इस कैनकुन सम्मेलन का भी नाम रखना, यानी कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट को कैनकुन सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि उस जगह ये रिपोर्ट बताई गई। ओके, आगे देखिए, विश्व बैंक और भारत, इस हेडिंग में क्या क्या है, इसमें यही दिया है कि भारत ने कितना पैसा कहाँ से उधार लिया, और कौन सॉफ्ट लोन विंडो है, कौन क्या है, ये इसमें दे रखा है। इसमें देखिए, हमने आपको बताया कि जो विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक के 2 अंग हैं। एक है IBRD, जो अभी हम बता रहे थे आपको, IBRD, और दूसरा IDA, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है ना, ये IDA जो है, ये बिना ब्याज के पैसा देती है, बिना ब्याज के पैसा देती है।
और 10 वर्षों तक कहते हैं 10 वर्ष तक आपको कोई ब्याज नहीं देना है। लेकिन IBRD है, IBRD ये इंटरेस्ट लेती है, कम इंटरेस्ट लेती है, लेकिन 5 वर्ष के लिए कहती है ये, ठीक है। ओके, आप इसमें पढ़ पाओगे। तो जो IDA है, IDA चूँकि ये पैसा नहीं लेती है, इंटरेस्ट नहीं लेती है, केवल आपने जो उससे पैसा लिया है उसी पैसे को लेती है, उसी मूद को लेती है, केवल मूल लेती है, केवल ब्याज नहीं लेती, इसलिए कहते हैं इसे सॉफ्ट लोन विंडो। IDA को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो, ठीक है। इसका नाम याद रखना आप लोग। ओके, हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अभी ये बहुत बड़ा है टॉपिक और भी है इसमें चैप्टर, ठीक है। अभी तो 3rd यूनिट चल रही है, 4th यूनिट भी अभी करानी है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हें पढ़ते जाइए ध्यान से, है ना। चलते आगे। ये देखिए अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई ये दे रखा है, तो डेट याद रख लेना थोड़ी सी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में, जुलाई 1956 में। कब हुई? जुलाई 1956 में, ठीक है। यहाँ देखिए जनवरी 2014 के अंत में, जनवरी 2014 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की संख्या, IFC की संख्या कितनी होगी? सदस्य संख्या कितने हैं? 184 है। IFC में कितने सदस्य संख्या है? 184। ओके, ध्यान रखना इन चीज़ों को। 30 जून 2016 को इसकी कुल पूंजी $23,760 मिलियन थी, है ना। और बाकी देखो सारी चीज़ें यहाँ पर पूरा डाटा लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेना आप ध्यान से, क्या क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ लेना, कब स्थापना हुई, क्या हुआ, उसमें से फंस जाएगा, उसमें से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए अब आता है शिक्षा एवं रोजगार। यहाँ पर बड़ी सिंपल वे में सारी बात कह दी गई है कि शिक्षा का रोजगार से रिलेशन क्या है। तो भैया वही बात जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताई थी, जब कोई एक शिक्षित व्यक्ति काम करता है तो उसके काम करने का तरीका अलग होता है, वो किस तरह करता है। देखो कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि कोई ऐसे काम होते हैं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन जब करना चाहे तो हर काम वो कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, है ना। तो ऐसा होता है कि एक काम दे दिया आपने किसी बिना पढ़े व्यक्ति को, और वही काम दे दिया आपने पढ़े लिखे व्यक्ति को, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति उस काम को बहुत जल्दी कर लेगा, चाहे वो किताबों से रिलेटेड हो या किसी सोच से रिलेटेड हो या कुछ कार्य करने की और कोई शैली हो या किसी में समस्या का समाधान करने के लिए हो, तो उस कार्य को वो जल्दी कर पाएगा पढ़ा लिखा व्यक्ति, है ना। तो जब जल्दी कर लेगा किसी भी काम को तो उसे रोज़गार जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। तो शिक्षा से रोज़गार का बड़ा अच्छा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है उसका कि जितनी शिक्षा आपकी अच्छी है उतना रोज़गार आपको अच्छा मिलेगा। यदि आपने 10th 12th किया है तो आपको भी तैयार किया जा सकता है, आप भी तैयार होते हो ओलंपिक वर्ग में भर्ती होने के लिए, SSC वगैरह के फॉर्म भरते हैं, आप भरते हैं ना, और भी फॉर्म भरे जाते हैं। आप जितना शिक्षा है उसके हिसाब से नौकरी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इतने सारे स्टूडेंट हैं और नौकरी सबकी नहीं लग पा रही। नौकरी क्यों नहीं लग पा रही पता है? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि जिस हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए उस हिसाब से एजुकेशन नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे बेचारे घर पे बैठे रह जाते हैं और पैसों की वजह से कुछ जो रोल नंबर तक लिखना नहीं जानते वो अच्छी नौकरी पर लग जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी नहीं, अधिकतर ऐसा होता अपने यहाँ तो, कि पैसा दिया तो पैसे के हिसाब से लोग लग गए, एकदम ऊपर पहुँच गए अच्छी नौकरी पर, और जो बेचारे बहुत होशियार थे वो बेचारे घर पे बैठे रह गए। हुआ ना ऐसा। तो शिक्षा रोजगार का बड़ा गहरा संबंध है। इसको आप इन किताबों के पन्नों में पढ़ पाओगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आप इसको आराम से पढ़ लो, कि एकदम सिंपल सी कहानी सी है ये, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हें पढ़ लेना। यहाँ देखिए, अच्छा इसमें दे रखा है कि रोजगार के अनुसार मुख्य 4 क्षेत्र होते हैं। रोजगार के अनुसार कौन कौन से मुख्य 4 क्षेत्र होते हैं? तो पहला क्षेत्र तो ये होता है कि कृषि है, और कृषि से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं एक तो वो क्षेत्र है, यानी कि जो बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, हाँ। तो पहले तो कृषि हो गया प्राथमिक क्षेत्र, और सेकेंडरी क्या होता है? दूसरा क्षेत्र क्या होता है? विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है। अपने देश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला कृषि होता है, दूसरा विनिर्माण यानी कि औद्योगिक क्षेत्र होता है, तीसरा क्या होता है? व्यापार और सामुदायिक क्षेत्र। तो अपनी जो सर्विसेज हैं उसमें तो पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सर्विस यानी कि सेवा। लेकिन यहाँ पर ये 4 जो क्षेत्र दे रखे हैं, हाँ, ये क्या क्या है? कृषि है, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है,
तीसरा व्यापार और सामुदायिक क्षेत्र है, और चौथा क्या है, सामाजिक एवं प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट क्षेत्र है। तो ये चारों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके रोज़गार उपलब्ध हो सकते हैं, जहाँ पर आपको रोज़गार मिल सकता है और रोज़गार आप उन्हें दे सकते हो लोगों को। ठीक है, ये चारों क्षेत्र हैं, इनका विशेष ध्यान रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र बताए हैं। देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं जहां देश की लगभग 70% जनसंख्या निवास करती है। सही बात है। और जो इतनी जनसंख्या गांव में निवास करती है हमारे यहाँ पर, तो भैया ग्रामीण क्षेत्र का काम ही तो ज़्यादा होगा, कृषि क्षेत्र में तो ज़्यादा लगे होंगे ना लोग, और क्षेत्र में तो नहीं होंगे, कृषि क्षेत्र में तो ज़्यादा होंगे। तो ये वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी कम हो पा रही है। किसान ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन आजकल देख रहे हो बारिश कितनी हो रही है। बेचारे किसानों की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए ख़राब है क्योंकि जितना उन्होंने फसलें लगाई थी ना, सब पानी में मिल गई हैं, सब बेकार हो गई हैं। बहुत परेशान है किसान। खैर क्या ही कर सकते हैं, कुदरत का करिश्मा है, बारिश इसको रोका कैसे जा सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोजगार संबंधी शासकीय नीतियाँ। अब रोजगार से रिलेटेड सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं। तो देखिए क्या क्या चलाई हैं। अभी तक तो कुछ बहुत अच्छी तरह नहीं चल पाया है, लेकिन क्या क्या चलाएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ये कहा गया है कि 10वीं योजना में क्या चलाई, 12वीं में क्या चलाई, 7वीं में क्या चलाई, 9वीं में क्या चलाई, ये सब यहाँ दे रखा है। हमें नहीं लगता कि कोई पूरी तरह लागू हुई है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि शब्द दिखाई नहीं दे रहा, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, विश्व के विकसित एवं अल्प विकसित देशों में रोजगार, प्रवृत्ति एवं शिक्षा का संबंध। अब देखिए यहाँ जो विदेश है ना, विदेश यानी कि ऐसे ऐसे देश जहाँ पर जो विकसित हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। जो विकसित देश हैं वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। वहाँ कृषि कम होती है, वहाँ पर और सर्विसेज में ज़्यादा लोगों को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? हमारे यहाँ तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में यानी प्राथमिक क्लास में हमारे यहाँ तो सिंपल सी बातें पढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो 12th तक बिल्कुल सिंपल सी पढ़ाई होती है, सामान्य पढ़ाई होती है। केवल जीवन जीवनी की कला ही सिखाई जाती है कि आप अपना जीवन यापन कर पाओ, सिग्नेचर वगैरह कर लो और अपना चिट्ठी विट्ठी पढ़ लो, इतना ही सिखाया जाता है। लेकिन विदेश है ना, विदेशों में क्या होता है, विदेशों में आप पहली क्लास से ही बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा देते हो। विदेशों में ऐसा होता है। इसलिए तो वहाँ 12th क्लास जब बच्चा करता है ना, तो 12th क्लास तक तो इतना हाई फाई इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाता है कि वो अपने आप में बड़े बड़े काम कर जाता है, बड़े बड़े कर्तव्य कर जाता है। तो ये फ़र्क है। हमारे यहाँ शुरुआत क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए और हमारे यहाँ इतना पैसा है नहीं, ये दिक्कत है। ठीक है, अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI जो है, इसमें बताई, ये लिस्ट जो दे रखी है, टेबल दे रखी है, इसमें बताया गया है कि भारत का किस नंबर पर है और जो सबसे उच्च देश हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो सबसे ऊपर हैं वो 10 देशों की सूची यहाँ दे रखी है। सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्जरलैंड, इस तरह दे रखा है। और जो सबसे नीचे वाले 10 हैं वो ये हैं। टोटल देश कितने हैं? 188 हैं। ठीक है, टोटल देश 188 हैं। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, लास्ट नंबर पे नाइजर है। ठीक है, फर्स्ट पे नॉर्वे है, लास्ट पे नाइजर है। भारत का 130वां स्थान है, पाकिस्तान का 147वां स्थान है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ये कब की रिपोर्ट है? ये UNDP ने रिपोर्ट जारी की थी। पहले तो ध्यान रखना एक बात कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये करता है UNDP। ठीक है, कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। और ये 2015 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत की जो इसमें 188 देशों में रैंक आई है वो 130 है। और वहीं पाकिस्तान की, चूँकि आपका प्यारा भाई है पाकिस्तान, तो आपको उसकी याद रखनी पड़ेगी, उसकी 147 आई है। जो फर्स्ट नंबर पे वो नॉर्वे है और लास्ट नंबर पे वो यानी कि 188वें नंबर पे वो है नाइजर। ठीक है, इतना सब याद कर लेना, बहुत है। ठीक है, और भारत की जो मानव विकास सूचकांक जो है वो 0.609 है और पाकिस्तान का 0.538 है। यहीं जब हम सबसे हाईएस्ट का देखा है वो 0.944 है हाईएस्ट। ठीक है, और लोएस्ट क्या है? 0.538। ठीक है, ये है 2015 का ये डाटा।
आगे चला हम लोग, चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ NSSO रिपोर्ट दे रहा है अपनी कि क्या है, यहाँ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये सब इसके बारे में सब बताया गया है। आप देखिएगा एक बार, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या रिपोर्ट है, शैक्षणिक स्थिति क्या रही 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या हमारे देश की शैक्षणिकता रही, वो सब बात यहाँ पर दे रखी है। ओके, कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ध्यान रखना, ये जो डाटा दे रखा है इन्होंने, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितना था, क्या था, कितना है, चलो ये भी बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वो ज़्यादा याद रखना था आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी पुरुषों की साक्षर है, कितने महिलाओं की साक्षर है, कि टोटल कितना है, ये सब याद रखना था, ठीक है। वो पढ़ लेना अब जो पीछे बताया था। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लेना, ठीक है। जो हाईलाइटेड पॉइंट है केवल 2-3 वही पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है इसमें कुछ भी। चलो जी आगे चलते हैं ना। ये देखिए, रोजगार युक्ति एवं शिक्षा भारत के संदर्भ में, ये भी बहुत सिंपल ही है, इसमें क्या बताऊं, बस ये दे रखा है कि आपका रोजगार या उत्पादन, उसका सीधा संबंध होता है, किससे होता है, शिक्षा से। रोजगार या उत्पादन का सीधा संबंध होता है शिक्षा से। जितने आप ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना आप उत्पादन ज़्यादा करोगे, उतना आपको रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, उतना आप ज़्यादा रोज़गार लोगों को दोगे, ठीक है। तो ये रोज़गार का सीधा संबंध है शिक्षा से, उत्पादन का सीधा संबंध है शिक्षा से, ठीक है। यही सब दे रखा है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, शिक्षा रोजगार एवं निवेश के रूप में। वही बात जो अभी तक पढ़ी जा रही है और बोली जा रही है कि शिक्षा रोजगार के रूप में और निवेश के रूप में कैसे कैसे क्या है, देख लीजिए। एक चाइनीज़ कहावत है, उस चाइनीज़ कहावत में ये कहा गया था कि यदि आप 1 वर्ष के लिए योजना बनाना चाहते हो, ये बड़ी फेमस कहावत है, ध्यान रखना, चाइनीज़ कहावत है ये कहा गया था कि यदि आप 1 वर्ष के लिए योजना बनाना चाहते हो तो आप अनाज उगाओ, ज़मीन में अनाज उगाओ, और यदि आप 10 वर्ष के लिए योजना बनाना चाहते हो तो पेड़ लगा के तैयार करो, और यदि आप 100 वर्ष के लिए योजना बनाना चाहते हो, 100 वर्ष या 1000 वर्ष के लिए, तो आप मानव तैयार करो। आप क्या तैयार करोगे, आप आदमी तैयार करोगे, यानी कि ऐसे लोग तैयार करो, मानव पूंजी तैयार करो, यदि आप 100 वर्ष की योजना बनाना चाहते हो। तो कुल मिलाकर उसका कहने का मतलब ये था कि आप पूरा शिक्षित करो, जिससे मानव पूंजी तैयार हो, जिससे व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो। चाइनीज़ कहावत में यही कहा गया था, ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने भी इसके बारे में कहा। गांधी जी ने शिक्षा को उत्पादक बनाने के लिए और शिक्षा को तकनीकी और व्यावसायिक बनाने पर जोर दिया था, गांधी जी ने भी, ठीक है। कि वो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, वोकेशनल नॉलेज होनी चाहिए, वोकेशनल शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, ये सब कहा था गांधी जी ने भी, ठीक है। इस पेज में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, सिंपल लगेगा बिल्कुल, आप पढ़ते जाओगे तो बड़ा आनंद आता जाएगा आपको। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अब जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन जो होता है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। उत्पादन किस पर निर्भर करता है, 2 चीज़ों पर, क्योंकि उत्पादन के 2 साधन होते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मानव संसाधन। एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें नेचर देती है, ये भूमि है, अग्नि है, ये सारी चीज़ नेचर ही तो दे रही है, ये पानी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये प्रकृति तो दे रही है हमें, है ना, ये सारी चीज़ दे रही कि नहीं दे रही। तो इनसे हम जो भी कुछ काम कर पाते हैं वो नेचुरल रिसोर्स के द्वारा होता है, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। लेकिन वहीं मानव संसाधन की बात की जाए तो हम जितनी भी चीज़ें तैयार करते हैं, जैसे हम अनेक प्रकार के वाहन तैयार कर रहे हैं, हम अनेक प्रकार के हथियार तैयार कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, हम अनेक तरह की तकनीकी तैयार कर रहे हैं अपना देश का नाम उठाने के लिए, तो ये मानव संसाधन है। अच्छा, प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं वो भी वेस्ट हो जाती हैं यदि मानव उन पर कोई काम ना करे तो। प्रकृति की चीज़ें खूब पनपती रहेंगी, लेकिन मानव यदि उनका यूज़ नहीं करेगा तो उनका होगा क्या फिर,
मानव यूज़ करें, लेकिन एक लिमिट तक यूज़ करें ताकि प्रकृति को हानि न पहुँचे। प्रकृति ने आपको चीज़ दी है, आप उसका संभाल कर उसका आनंद लो, उपभोग करो, लेकिन इतना उपभोग नहीं करो कि प्रकृति का दोहन हो जाए और प्रकृति नष्ट भ्रष्ट हो जाए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की बात कही गई है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए तो देखिए, अमेरिका के पास इतने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, मानव संसाधन कम है लेकिन प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं। और प्राकृतिक संसाधन अधिक है, इस वजह से अमेरिका बहुत ऊपर है हर चीज़ में। और वहीं जापान की बात की जाए तो जापान में प्राकृतिक संसाधन कम है लेकिन मानव संसाधन ज़्यादा है, यानी मानव पूंजी ज़्यादा है, लोग काम करने वाले ज़्यादा, और वहाँ का दिमाग बहुत तेज़ है। जापान में आप देख रहे हो, कभी कोई बुलेट ट्रेन आ रही, कभी कोई आ रही है, हमारे यहाँ सोच सोच के रह गए, जापान में 50 साल पहले आ गई है। वहाँ की मानव पूंजी ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत श्रम वाले हैं, ठीक है। वहाँ लोग अच्छी तरह साइंटिस्ट वगैरह बहुत पनपते हैं। तो मानव पूंजी जापान में ज़्यादा है और प्राकृतिक पूंजी, प्राकृतिक संसाधन अमेरिका में ज़्यादा है। दोनों अपना अपना काम करें, दोनों ऊँचे स्तर पर हैं। यदि जापान में मानव पूंजी ज़्यादा नहीं होती तो जापान, जिसमें नागासाकी और हिरोशिमा में इतने भयंकर अटैक किए गए, बड़े बड़े बम गिराए गए 1945 में, फिर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार नहीं पाता यदि वहाँ की मानव पूंजी अच्छी नहीं होती तो। लेकिन वो सुधरे और आज आर्थिक स्थिति उनकी बहुत टॉप पर है। तो ये होता है मानव पूंजी और प्राकृतिक पूंजी का असर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है, ये सब आप समझ ही गए होंगे कि आर्थिक विकास में शिक्षा बहुत अच्छा रोल निभाती है। शिक्षा के बिना आर्थिक विकास बहुत मुश्किल हो पाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए, देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि जब आर्थिक विकास आप चाहते हो तो आपको शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा भी दो तरह की होती है, ध्यान से सुनना। आर्थिक विकास यदि आप देश का करना चाहते हो तो आपको शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा भी दो तरह की होती है, जिसमें एक शिक्षा होती है सामान्य शिक्षा और दूसरी शिक्षा होती है विशिष्ट शिक्षा, ठीक है। एक शिक्षा होती है सामान्य शिक्षा और दूसरी होती है विशिष्ट शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा तो वो होती है जो आप अपने घर परिवार में रह रहे हो, आपने हाई स्कूल एंटर कर लिया, घर में बैठे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बीए में कर लिया, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से बैठे हो घर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है सामान्य शिक्षा। आप जीवन यापन करने के लिए आपने शिक्षा ग्रहण किया, आराम से जीवन यापन करो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक होती है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में विशिष्टता प्राप्त करना चाहते हो, आपने किसी चीज़ में विशिष्टता प्राप्त की है, यानी कि एक ऐसी शिक्षा जो आपको किसी व्यवसाय से जोड़े, उसे आप कह सकते हो, विशिष्ट शिक्षा को आप कह सकते हो वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। क्या कह सकते हो? वोकेशनल एजुकेशन। अब जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उसको 3 भागों में बांटते हैं। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा को 3 भागों में बांटते हैं। एक का नाम है वृत्ति शिक्षा, यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन में कौन कौन आते हैं? जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आप बीएड एमएड वाले हो ना, प्रोफेशनल तैयारी है ये, प्रोफेशनल कोर्स है ये। तो जब आप बीएड एमएड करते हो तो आप शिक्षक बनते हो। तो ये आपकी व्यावसायिक शिक्षा चलिए, वोकेशनल एजुकेशन ही है ये। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में कौन कौन बनते हैं? फिर अकाउंटेंट, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये सब आते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी शिक्षा है साइंटिफिक और टेक्निकल। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन, आप जानते हो साइंस से कौन बनते हैं? साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। और टेक्निकल से कौन बनते हैं? जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वही तो बनते हैं। तो इससे कौन बनते हैं? साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन से कौन बनते हैं? वैज्ञानिक और कृषि वैज्ञानिक और इंजीनियर, ठीक है। लेकिन वही प्रबंध शिक्षा की, मैनेजमेंट एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ पर बड़े बड़े आईएएस आईपीएस निकल के आते हैं, यानी उच्च कोटि के प्रशासक निकलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहले होते हैं प्रोफेशनल, दूसरे होते हैं साइंटिफिक एंड टेक्निकल, तीसरे होते हैं मैनेजमेंट। और प्रोफेशनल के द्वारा अकाउंटेंट, शिक्षक, वकील, डॉक्टर निकलते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और वहीं टेक्निकल और साइंटिफिक के द्वारा वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, इंजीनियर बनते हैं। और वहीं मैनेजमेंट के द्वारा प्रशासक तैयार होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम करते हैं वही होते हैं, ठीक है। प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ओके। तो आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, विनियोग से आप क्या समझते हैं? विनियोग का मतलब हमने आपको बताया ना, वही सब चल रहा है यहाँ पर, ओके। जैसे कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने जो बात कही इसके बारे में इनका थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार ध्यान से, कि एडवर्ड ने क्या कहा और TW शूल्ज ने क्या कहा।
पढ़ लीजिए एक बार। जब हम किसी कार्य में धन लगाते हैं और उस कार्य में हमें लगाए गए धन के अतिरिक्त और अधिक धन की प्राप्ति होती है तो उसे विनियोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विनियोग, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और कुछ समय बाद हमें उन शेयर्स से दूना पैसा प्राप्त हो गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही तो था, ये विनियोग ही तो था हमारा। ये हमने शिक्षा में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा अच्छा सा डॉक्टर बन गया तो उसने लाखों के करोड़ों कमा दिए। इन्वेस्टमेंट ही तो था ये। तो यही बात होती है। अब इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्थशास्त्री हुए, जिनका नाम था एडवर्ड एफ डेनिसन। उनका नाम था एडवर्ड एफ डेनिसन। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के आर्थिक विकास में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो योगदान देती हैं। किसने कहा? अमेरिका के जो विद्वान थे, आर्थिक शास्त्री थे, एडवर्ड एफ डेनिसन। उन्होंने कहा कि शिक्षा के आर्थिक विकास में कुछ शिक्षा की जो चीज़ें हैं वो योगदान देती हैं। वो क्या क्या योगदान देते हैं? कौन कौन से तथ्य हैं जो योगदान देते हैं आर्थिक विकास में? तो क्या देते हैं? सबसे पहली बात, यदि कोई व्यक्ति शिक्षित होगा ना तो वो जिज्ञासु होगा, अत्यधिक जिज्ञासा रखेगा मन में कि मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी करना, वो भी करना है। दूसरा, जिज्ञासु होगा, फिर क्रियाशील भी होगा, विवेकशील भी होगा, अवसरवादी भी होगा और कार्य कारण को गुणवत्ता को प्रदान करने वाला भी होगा। ऐसे होते हैं शिक्षित व्यक्ति। ये किसने कहा? एडवर्ड एफ डेनिसन ने। और जब ऐसे व्यक्ति मिल जाए ना तो आर्थिक विकास दिनों दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा। अब वहीं ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला देखिए, ज्ञान एक पूंजी के रूप में, यानी नॉलेज एज अ कैपिटल। इसको जॉनसन के अनुसार पूंजी की 4 किस्म होती हैं। जॉनसन ने कहा कि पूंजी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली पूंजी होती है जो पूंजीगत माल होता है, यानी कि मशीनरी वगैरह, है ना। और जो दूसरी पूंजी होती है मशीनों से कार्य करने वाली मानव पूंजी। और तीसरी होती है समुदाय की पूंजी, जो सामाजिक या सामूहिक पूंजी है। और चौथी होती है बौद्धिक, यानी कि आपके दिमाग से जो काम करे। ठीक है, आप दिमाग से जो काम करते हो वो सब। बौद्धिक पूंजी, ज्ञान या व्यावसायिक निपुणता। ओके, ये सारी बात कही। और जो लास्ट में देखिए लाइन, T.W. सूल्ज ने क्या कहा? एक शिक्षित मनुष्य ज्ञानार्जन में अपना संपूर्ण निवेश करता है और ऐसा निवेश भी पूंजी है। ठीक है, ये डेफिनेशन एक आध बार पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, आपको वैसे तो ये सारे अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं, इतना ही बड़ा होगा। बड़े हुए तो पूरा पेज, फिर आपको पूरा पेज नहीं दिखेगा ना, इसलिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें भी शिक्षा के बारे में बस चीज़ें कही गई हैं, सिंपल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि स्पेशल हो, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी समझ ना आए तो आप पूछ लेना। ठीक है, हम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, हम देख लेंगे उसे एक बार। तो आप इसे देखिए और आगे बढ़िए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। इसमें ये यूनिट 4 स्टार्ट हो जाती है। यहाँ शिक्षा एवं राजनीतिक व्यवस्था के मध्य संबंध। शिक्षा में और राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रिलेशन है, ये यहाँ बताया जाता है। अब देखिए, शिक्षा, यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति है ना, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसको आप एक प्रशासक बना दो, उसको प्रशासक क्या, आप उसको एक नेता बना दो, तो वो अपने हिसाब से डील करेगा, वो अपने हिसाब से डील करेगा। यदि आप पढ़े लिखे को बना दो तो वो अपने हिसाब से करेगा। आपने पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति बना दिया नेता, तो सबसे पहले शिक्षा पर जोर देगा, शिक्षा पर, वहाँ की सभ्यता पर, वहाँ के इन्वेस्टमेंट पर, वहाँ पर पूंजी निर्माण करने में जोर देगा। लेकिन वहीं आपने किसी अनपढ़ को बना दिया तो उसे शिक्षा से मतलब ही नहीं, उसे अपना रौब झाड़ना होगा, बस यही तो होगा ना उसमें, है ना। वो उस तरह से बच्चों की शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दे सकता जिस तरह से पढ़ा लिखा व्यक्ति देगा। इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। तो एक नेता के लिए भी एक शिक्षा की एक लिमिट कर देनी चाहिए कि आप इतने शिक्षित होंगे तभी आप इस नेता बनने के योग्य बनोगे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। खैर, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है यहाँ का शिक्षा में देख लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए। ये विभिन्न विद्वानों के कथन हैं, इनको आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इसमें पहले ही प्रश्न में कहा गया है राज्य के बारे में, राज्य होता क्या है। सबसे पहले राज्य का मतलब क्या है? तो राज्य का मतलब ये नहीं है कि कोई भी देश राज्य बन गया या कोई भी राज्य बन गया, ऐसा नहीं है। राज्य की अपनी एक परिभाषा होती है। राज्य की परिभाषा क्या होती है? राज्य की ये परिभाषा होती है कि राज्य उसे कहते हैं जिसका अपना एक निश्चित भूभाग हो,
भूभाग यानी कि अपनी एक ज़मीन हो, निश्चित ज़मीन, कि हमारे इतने वर्ग में, इतने वर्ग स्क्वायर फीट में है या कुछ भी है, वो कह सके कि ये मेरी जगह है। ठीक है, तो राज्य किसे कहते हैं? जिसका एक निश्चित वर्ग हो, जिसका एक निश्चित भूभाग हो और वहाँ की एक निश्चित जनसंख्या हो, और जनसंख्या के अलावा वहाँ एक शासन सत्ता हो निश्चित, कि कौन शासन कर रहा है, क्या है, कैसा शासन सत्ता हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि उसकी एक अपनी ज़मीन भी हो, मतलब अपना भूभाग भी हो, वहाँ पर एक निश्चित व्यक्तियों का समूह भी हो और एक प्रभु सत्ता संपन्न एक सरकार भी हो। यदि ऐसी कोई जगह है तो वो राज्य की श्रेणी में आती है। ठीक है, किसकी श्रेणी में? राज्य की श्रेणी में वो आती है। ओके, तो यहाँ इन लोगों ने अपने अपने मन की बात कही है, आप पढ़ लीजिएगा ये जो लिखा हुआ है। हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, अब ये जो इन लोगों ने अपनी अपनी बातें जो कही, इनमें कुछ ने कहा कि जो हमने, चलो राज्य को तो देख लिया कि राज्य क्या होता है, लेकिन जो शिक्षा है तो शिक्षा का रोल क्या होना चाहिए और राज्य का रोल क्या होना चाहिए शिक्षा में। तो कुछ ने ये कहा कि शिक्षा पर राज्य का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, तब बढ़िया है। अब जिन्होंने ये बात कही कि शिक्षा पर राज्य का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, वो कहलाए समाजवादी विचारक, समाजवादी विचारक, जिनमें अरस्तु थे। अरस्तु ने 2300 वर्ष पहले कहा था कि शिक्षा पर राज्य का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जब ये कहा तो इस बात की आलोचना होने लगी। लोगों ने कहा भैया शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण कर दोगे तो राज्य अपनी मनमानी करेगा, जैसा चाहेगा वैसा पढ़ाएगा बच्चों को, भले ही बच्चा उस योग्य नहीं है। अब बच्चा योग्य नहीं है, ABCD के भी आप उसे ट्रांसलेशन करवाना सिखा रहे हो तो कैसे पढ़ लेगा भाई? राज्य को तो पता नहीं कि वो बच्चा कितना होशियार है, कितना कमज़ोर है, वो तो अपने हिसाब से तो पढ़ाएगा। वो तो कमज़ोर बच्चों के लिए भी होशियार बच्चों की तरह ही रणनीति बनाएगा, तो बच्चा तो फिर पीछे रह जाएंगे, शिक्षा का स्तर बेकार हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के हिसाब से आप शिक्षा नहीं दोगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए राज्य के अनुसार, इसलिए राज्य का पूरा नियंत्रण शिक्षा पर नहीं होना चाहिए। ये बात कर दी गई कैंसिल, है ना। कुछ लोग मानते थे लेकिन उस बात को लोगों ने नहीं माना, आलोचना इसकी खूब हुई। फिर कुछ लोग निकल कर आए, उन्होंने कहा कि शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नियंत्रण मत करो, केवल ऐसा करो केवल व्यक्ति का ही अधिकार हो शिक्षा पर, ये कहा। अब जैसे ही ये कहा तो इस बात को सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि यदि व्यक्ति का ही अधिकार होगा शिक्षा पर तो व्यक्ति मनमाने ढंग से अपने शिक्षा दीक्षा लेगा और तो दूसरों पर हावी हो जाएगा, अपने हिसाब से सब काम करेगा, राज्य को पूछेगा तक नहीं, है। और जब अपने हिसाब से काम करेगा तो सबके लिए अलग अलग करिकुलम कहाँ से बनेगा, सबके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम कहाँ से बनेगा, ये बात कही गई। तो इस बात को भी नकार दिया गया। अब तीसरे आए कि शिक्षा पर राज्य का अर्ध नियंत्रण होना चाहिए, आधा नियंत्रण होना चाहिए, पूरा नहीं आधा। तो ये बात लोगों को सही लगी कि हाँ भैया, क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता, तो राज्य जब नियंत्रण रखेगा तो तभी तो पैसे देगा ना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को तभी तो शिक्षा प्राप्त होगी ना। तो ये बात कही गई। अब इस बात को लोगों ने माना कि हाँ ये बात ठीक है, कहीं तक ये बात सही कही गई, तो सही कही गई तो मानी भी गई, और ये बात को हमारा देश भी मानता है। ठीक है, ये बात हमारे देश ने भी मानी, सब ने इस अनुसार काम किया, ये हुआ। जो शैक्षिक कार्य है ना, उनको 4 भागों में, 4 शीर्षकों में बांटा जा सकता है। शैक्षिक कार्य जितने होते हैं उन्हें 4 भागों में, 4 शीर्षकों में बांटा जाता है। पहला तो ये कि ये राज्य की बात की जा रही है कि राज्य किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, तो जब शैक्षिक कार्य होते हैं ना, उनके लिए क्या क्या कर सकता है राज्य, तो 4 शीर्षक हैं मुख्य, जिसमें पहला शीर्षक है शिक्षा की योजना बनाना। पहले सरकार को शिक्षा की योजना बनानी पड़ेगी कि शिक्षा में क्या क्या होना चाहिए, इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, हम इस योजना के अनुसार कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्रियान्वयन कैसे किया जाए, तो जो योजना बनाई है ना, उस योजना पर खरा कैसे उतरेंगे आप, आपको उस योजना पर खरे उतरना पड़ेगा। आपने यदि कहा है कि 100 विद्यालय बनाए जाएँ तो क्रियान्वयन में आपको 100 विद्यालय बनाने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल किताबी बातें रह जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला शीर्षक था योजना बनाना, दूसरा क्रियान्वित करना, तीसरा नियंत्रण करना। जब आपने उस काम को पूरा कर दिया तो अब आपको नियंत्रण भी तो करना पड़ेगा कि कोई किसी तरह से उस पर हावी ना हो जाए। हाँ, नियंत्रण में भी रखना पड़ेगा कि कितना आपने करना है, कितना नहीं करना है, कैसे करना है, इस तरह से। और चौथा, यदि आपने किसी चीज़ में कमी देखी है, यदि स्कूल में टूट फूट हो गई है, या टीचर जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो टीचर योग्य नहीं है, यदि उनमें कुछ कमी है तो आपको चेंज करने पड़ेंगे टीचर। विद्यालय में यदि टूट फूट होगी तो आपको विद्यालय बनवाना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये सब काम भी तो करना पड़ेगा ना, आवश्यक सुधार भी तो करना पड़ेगा। तो ये 4 शीर्षक इस प्रकार से दिए गए।
इन चारों शीर्षकों को बड़े बड़े विस्तार रूप से यहाँ दे रखा है, बड़े विस्तार रूप से। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारे शब्द अच्छे दिख रहे हैं, देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, बड़े करके भी, है ना। आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ये जो 4 शीर्षक बताए ना, चारों शीर्षक यहाँ दे रखे हैं नीचे, विस्तार से पढ़ लेना आप लोग, है ना। ये चारों शीर्षक नीचे दे रखे हैं और अगले पेज में भी है, देखिए। शिक्षा के योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, ये सब दे रखा है यहाँ पर, ये सब, ये ऐसे पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े हम लोग, ना। और ध्यान रखना, इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचा दिया करो जिनको इनकी आवश्यकता है। बहुत बच्चों के पास नोट्स नहीं है भैया, बहुत बच्चों के पास नहीं है। तो आप उन बच्चों के पास ये नोट्स पहुँचाइए, जिससे उनका भी पेपर अच्छा हो जाए, उनका भी 17 तारीख को पेपर है, उनका भी अच्छा हो जाए ना। हम लोगों का काम ये है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण और आवश्यक सुधार, तो ये भी आपने सुन ही लिया जो हमने बताया आपको, आप देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलाएं, गुड। यहाँ आता है 13वां चैप्टर। 13वें में लोकतंत्र की बात कही। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र बड़ा फेमस कथन है, बहुत ज़्यादा फेमस कथन है। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ये कौन थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ये परिभाषा एक नहीं 100 बार पूछी जाती है, और इस बार भी आपके एमएड में पूछे जाने के 95% चांसेस हैं, ठीक है, ध्यान रखना। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्या कहा था? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि क्या? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ठीक है। ये बात इन्होंने कही थी। तो ये सब बात हुई यहाँ पर। और इसके अलावा क्या है? इसमें सिद्धांतों तथा मूल्यों का प्रयोग जीवन के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षिक सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। इसलिए इसके 4 प्रमुख रूप हैं। यानी कि लोकतंत्र में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में, आपकी डेमोक्रेसी में सबका होना आवश्यक है। इसके 4 क्षेत्र बताए, कौन कौन से? राजनीतिक या प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप, ठीक है, 4 हैं इसमें। तो अब इन चारों रूपों में हम लोकतंत्र को देखेंगे, ओके। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोकतंत्र है, इसका अर्थ क्या, और ये लिया कहाँ से गया? तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ग्रीस वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक ग्रीस वर्ड है, जिसमें डेमोस का जो अर्थ होता है, डेमोस का अर्थ होता है शक्ति। डेमोस का अर्थ DEMOS, डेमोस का अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। और क्रेसी यानी कि क्रेटिक, क्रेटिक का अर्थ होता है जनता, ठीक है, CRATIC, क्रेटिक का अर्थ होता है जनता, ठीक है, यानी कि जनता की शक्ति। जिस राज्य में, जिस देश में जनता के हाथ में शक्ति होती है, उसे कहता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, ठीक है। अब लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है, और उस शिक्षा का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप हम लोग देखेंगे इसी पाठ में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये सब दे रखे हैं, ये देखिए दे रखे ना, सब देखिए। आगे चलें, चलिए चलते हैं। ये देखिए, अभी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत कुछ दे रखे हैं। क्या क्या सिद्धांत है? बहुत सिंपल सी परिभाषाएं से, परिभाषा क्या सिंपल से दे रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने वाली कोई बात नहीं है। टाइम हो तो इसे पढ़ लेना जरूर ध्यान से, और पढ़ लेना। हम तो एक बार कहेंगे, आंखों के सामने से निकल जाने दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, एकदम कहानी की तरह पढ़ लोगे आप, हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ लोकतंत्र के मूल्य दे रखे हैं कि लोकतंत्र का मूल्य क्या क्या है। ये व्यक्ति का आदर करो, सहनशील बनो, परिवर्तन में विश्वास रखो, समझा बुझा के परिवर्तन करो, सेवा करो, ये सारी चीज़ लोकतंत्र के मूल्य हैं, ओके। चलिए, अब यहाँ लोकतंत्री शिक्षा से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्री शिक्षा दे रखी है। अच्छा, ये जो ऊपर दे रखा है रायवर्ण ने क्या कहा था, इसको याद रखना थोड़ा सा। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सारे व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज की तरह, समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सेवा करता है। तो सेवा की बात कही लोकतंत्र में किसने? रायवर्ण ने, ठीक है, रायवर्ण ने। अब देखिए, लोकतंत्रीय शिक्षा के बारे में दे रखा है। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, कुछ भी स्पेशल नहीं है। वही बात जो आप दिन रोज़ अपने घर में देखते हो, अपने परिवार में देखते हो, अपने जीवन में देखते हो, है ना, वही चीज़ है, कुछ नहीं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना ध्यान रखना बस, एक चीज़ बहुत ध्यान रखना,
कि ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र के बारे में जो बताया था जॉन ड्यूवी ने बताया था, इसका श्रेय जॉन ड्यूवी को जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पढ़ के एक बार देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में लोकतंत्र के सिद्धांतों एवं मूल्यों का प्रतिपादन बहुत पुराना नहीं है। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी को इसका श्रेय जाता है। जॉन ड्यूवी ने बताया था इसके बारे में। ठीक है, लोकतंत्र में शिक्षा के बारे में। चलो आगे चलते हैं जी। ये देखिए, यही है शिक्षा में लोकतंत्र, यही दिखाया जाए, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें भी। हमको तो कुछ स्पेशल लगा नहीं, हमने पढ़ा, हमको कुछ भी स्पेशल नहीं लगा। इसलिए आप देख लेना, आप इसको पढ़ लेना, बस एक बार आंखों के सामने से निकल जाने देना, जिससे आपको पता रहे कि टॉपिक कहना क्या चाहता है आपसे। ठीक है, चलो जी आगे चलें। यहाँ देखिए, लोकतंत्री शिक्षा के उद्देश्य, सब इजी, बिल्कुल इजी, एकदम इजी। ये हेडिंग जो हाईलाइटेड है इनको पढ़ लेना, क्या क्या उद्देश्य हैं शिक्षा के लोकतंत्र में। लोकतंत्रीय शिक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? नागरिकता का विकास करके, कुशल जीवन यापन की कला प्रशिक्षण के द्वारा, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करके, व्यक्तिगत का सामंजस्यपूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का, और उत्तम अभिरुचि एवं सदाचार का विकास करके। ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट वाली ये लाइन जरूर पढ़ लेना, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने क्या कहा था इसके बारे में। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने बालकों में बहुमुखी रुचियों के विकास पर बल दिया था। बालकों में कैसा विकास? बहुमुखी रुचियों का विकास। इसके विकास के लिए विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, सम्यक विकास से ही बालक का जीवन सुखी, कुशल और संतुलित होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, इसमें ये नहीं है कुछ स्पेशल, हमको नहीं लगा है बिल्कुल स्पेशल, आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अभी आपके पेपर आने वाले हैं, इसलिए हम आपसे ये फोर्स नहीं करेंगे कि आप एक एक लाइन को पढ़ो, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी पेपर के टाइम पर तो भैया जल्दी करने की पड़ती है कि बस जल्दी हमें कुछ ये पूरा टॉपिक हो जाए हमारा, बस इतना पड़ता है ना। तो हमने उस हिसाब से देखा है, बस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, जो हाईलाइटेड है वो पढ़ लेना, बहुत इतना ही। ठीक है, चलिए, जो आवश्यक है उन्हें हमने बीच बीच में लगा दिया है, जो आवश्यक नहीं है उनको हमने बिल्कुल नहीं लगाया है। जो हाईलाइटेड है केवल वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो ज़रूर पढ़ लेना। बाकी पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ना, लेकिन जो हाईलाइटेड है वो ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, आपके जैसे टॉपिक क्लियर होता रहेगा ना माइंड में कि क्या है क्या नहीं कैसे है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। लोकतंत्र में शिक्षण विधि का क्या रोल है? तो यहाँ दे रखा है शिक्षण विधि में, लोकतंत्र में शिक्षण विधि का क्या रोल है। आत्म प्रकाशन विधि होती है, रचनात्मक विधि, समालोचनात्मक विधि, करके सीखना, क्रिया विधि, प्रयोगशाला में कर्मशाला, ये सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, देख लीजिए आप, कोई भी इसमें कोई भी कठिन नहीं है। बच्चे दो विधियों में टेंशन लेते हैं थोड़ी, करके सीखना, क्रिया विधि। क्रिया विधि में ये होता है कि बच्चे सक्रिय रहते हैं, क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं हर काम के लिए, सक्रिय, एकदम तुरंत तैयार। लेकिन करके सीखना मतलब खुद अपने हाथों से करते हैं। ठीक है, ये अंतर है केवल इन दोनों में। ओके, चलिए, यहाँ पर विधियाँ दे रखी हैं, इन विधियों को एक बार पढ़ लेना कि कौन सी किंडरगार्टन विधि होती है, कौन सी मॉन्टेसरी विधि होती है, कौन सी डाल्टन विधि होती है। देखो, डाल्टन विधि जो होती है, बाकी ऊपर की जो विधियाँ, ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि स्वयं करके सीखना, ये सारी विधि आप लोग जानते हो। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है? स्वयं करके सीखना। योजना विधि में योजना बनाई जाती है। समस्या विधि में एक समस्या रखी जाती है, उसका निराकरण करने का उपाय किया जाता है। क्रिया विधि में बच्चे सक्रिय रहते हैं। ठीक है, बाकी की जो विधियाँ, डाल्टन विधि, तो उसमें खोज करके सीखते हैं। मॉन्टेसरी विधि में खेल विधि होती है ये, और किंडरगार्टन में क्या होता है? ये भी खेल खेल में सिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है, और बुनियादी शिक्षा की तालीम जो दी थी वो महात्मा गांधी ने दी थी, ये आप सभी जानते होंगे। हस्तकौशल के बारे में कहा था, ये वो शिक्षा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। शिक्षक छात्र संकल्पना, अब ये दिया रखा है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए और छात्र कैसा होना चाहिए, बस ये दे रखा है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो ये तो शिक्षक के बारे में इस पेज में लिखा है, और आगे जो पेज है उसमें छात्र के बारे में लिखा है। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ छात्र के बारे में दे रखा है। तो इसमें कोई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल, एकदम पूरी तरह सिंपल है, यहाँ तक है। और फिर लोकतंत्र और अनुशासन, तो लोकतंत्र अनुशासन के बारे में दे रखा है, कैसा होना चाहिए लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र में अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है केवल। आगे चलें, चलिए, ये देखिए, वही विद्यालय प्रशासन, सफलता के उपाय, सिंपल चीज़ें हैं, कहानी की तरह पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि पेपर में आई, एक आध लाइन आए तो आए, नहीं तो नहीं आएगी, जहाँ तक है।
जो आने के योग्य है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, देख लेना। चलो आगे चले अब। ठीक है, जो आने के योग्य हमें लगा कि हाँ ये आ सकते हैं, तो हमने हाईलाइटेड कर दिया उसे, और बाकी आप पढ़ लेना सारा। यहाँ पर 14वां चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें 3 चीज़ बहुत मुख्य हैं, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, और लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। 3 चीज़ें इसमें बस मुख्य, और तीनों पर ही ये सारी बात, पूरा टॉपिक डिपेंड है, पूरा चैप्टर डिपेंड है तीनों पर, पूरा लेसन डिपेंड है तीनों पर। इसमें निजीकरण बताया गया। निजीकरण आप अच्छी तरह जानते हो कि सरकार के हाथ में सारी चीज़ें हैं, ठीक है, देश की। आप जैसे आप ये देख रहे हो कि हवाई अड्डे वगैरह सरकारी होते हैं, ठीक है, लेकिन अब सरकार बेच दे अंबानी को, तो वो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। पहले जो चीज़ सरकार के हाथ में थी, जैसे रेलवे वगैरह है सरकार के हाथ में है, हम लोग जाते हैं सरकारी किराया देते हैं और बैठकर चले जाते हैं, सस्ता सस्ता किराया है। लेकिन अब सरकार इसी रेलवे वगैरह को अडानी को, अंबानी को बेच दे, तो अभी उसका जो हमसे 200 रुपया लग रहा था रेलवे का किराया, अब इसका 2000 रुपया बोलेगा तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया उस चीज़ का। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकारी चीज़ का किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाना, सरकारी वस्तुओं का, सरकारी चीज़ों का किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाना, यानी कि स्वामित्व चेंज होना। अभी तक तो किसी चीज़ पर, जैसे ताजमहल है, सपोज करो ताजमहल है, ताजमहल क्या है, सरकार की धरोहर है, ठीक है, ताजमहल क्या है, सरकार की धरोहर है। अब ताजमहल के लिए मुकेश अंबानी से सरकार कह दी, या अडानी से कह दी, या टाटा बिरला से कह दे, भैया ताजमहल तुम ले लो, इसके बदले तुम हमें टैक्स दे दो या पैसा दे दो, कुछ भी कह दो, तो ताजमहल पर किसका अब हो गया पूरा स्वामित्व? ताजमहल पर हो गया अंबानी का स्वामित्व, क्योंकि ताजमहल को खरीद लिया अंबानी ने, ठीक है, तो उनका हो गया पूरा स्वामित्व। अब स्वामित्व चेंज हो गया ना, तो स्वामित्व जो बदलाव होता है वो होता है किसका? निजीकरण में, प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। अब ताजमहल हो गया अंबानी का, अभी तक टिकट लग रही थी 125 रुपये, अब अंबानी साहब आ गए, उन्होंने कह दिया कि 5000 रुपये टिकट लेंगे, तो जो देखने वाले हैं ना वो 5000 रुपये ही देकर देखने जाएंगे उससे। ये होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसका बड़ा घाटा भी होता है और कुछ फ़ायदा भी होता है कुछ, लेकिन घाटा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है निजीकरण। तो आप आई होप समझ पाए होंगे निजीकरण का मतलब क्या है, प्राइवेट हाथों में चले जाना। ओके, यहाँ क्या क्या परिभाषा दी है आप देख लीजिएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात और आपको बता दूं कि जो प्राइवेटाइजेशन है ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी चीज़ हो, ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अभी 15-20 सालों से ज़्यादा आया है रोल में, ठीक है, पहले नहीं था इतना कुछ, 15-20 सालों से ज़्यादा ये कुछ हुआ है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे पहले जो बात कही थी ना 1960 में बात कही थी। प्राइवेटाइजेशन शब्द जो था सबसे पहले 1960 में आया था सबसे पहले। और एक वो थे इतिहासकार थे एक, जिनका नाम था पीटर ड्रकर, हाँ इतिहासकार थे जिनका नाम था पीटर ड्रकर। उन्होंने बताया था इसके बारे में। 1960 में पीटर ड्रकर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये पुस्तक लिखी थी 1960 में, किसने? पीटर ड्रकर ने। उसमें सबसे पहली बार उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शब्द का प्रयोग किया था, पहली बार। और ये पहली बार जब शब्द का प्रयोग किया तभी कुछ समय बाद इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनी थी मार्गरेट थैचर, ठीक है, मार्गरेट थैचर। उन्होंने इसी प्राइवेटाइजेशन को फिर अपने सरकारी उद्योगों में लगाया। सरकारी जो कंपनियां थी, सरकारी जो चीज़ें थी, उनको उन्होंने उनका प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, उन्हें प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। और जब दे दिया तो फिर ऐसे ऐसे विस्तार होता चला गया। अब तो पूरे देश से अपनाने लगे, भारत में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसको अपना रहे हैं ना। तो वही सब हुआ था। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे निजीकरण के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निजीकरण कब से शुरू हुआ ये सब दे रखा है। पैसा फेंके तमाशा देखिए, बस यहाँ ये सब होता है किसमें? निजीकरण में। पैसा फेंको तमाशा देखो, जितना पैसा दे दोगे उसके हिसाब से काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलें, स्क्रीनशॉट लीजिए, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। उदाहरण देखिए, बड़ा बेहतरीन दे रखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल का इसमें। ओके चलिए, ये भी कथा सी है, पढ़ लेना। ओके चलिए, भारत दर्शन कर लीजिए एक बार। भारत दर्शन में क्या क्या है, यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन के बारे में दे रखा है कि सरकारी स्कूल है तो बच्चा 6 से 14 तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन उन स्कूलों का हो गया तो बच्चा कहाँ से प्राप्त करेगा भैया? खाने के लिए रोटी नहीं है, वो कहाँ से पढ़ाई करेगा फिर, है?
इसलिए कम से कम सरकारी स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। वैसे प्राइवेट कॉलेज वाले फ़ीस नहीं, खून पीते हैं लोगों का, है ना, माँ बाप का खून पीते हैं। सरकारी स्कूल वाले इतना पैसा ले लेते हैं, पैसे नहीं फिर भी देने पड़ते हैं फ़ीस के। यहाँ देखिए एलपीजी बोले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या ये वही है? नहीं नहीं, यहाँ लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। तीनों करण ही करण है, ध्यान से पढ़ लेना। प्राइवेटाइजेशन तो आप समझ गए कि सरकारी खजाने का निजी हाथों में पहुंच जाना, ठीक है, वो था प्राइवेटाइजेशन। लेकिन यहाँ जब लिबरलाइजेशन की बात की जाती है, उदारीकरण, ध्यान से सुना, 3 शब्द हैं। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब ये होता है, ये लोग ये कहते हैं कि जो सरकार के हाथ में हमारी शिक्षा है या सरकार के हाथ में हमारी सारी नीतियां हैं, तो हम एक ऐसे नीति का निर्माण करें जो सरकार की कंट्रोल से पूरी तरह मुक्त हो, सरकार की कंट्रोल से पूरी तरह मुक्त हो। यानी कि किसी भी सरकार का, किसी भी पावर का हमारे ऊपर कोई दाब धौंस ना हो, हम अपने हिसाब से जिएं, अपने हिसाब से काम करें। यानी कि हर प्रकार की शासन सत्ता के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्ति, उसे कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण। सरकार के हस्तक्षेपों से पूरी तरह मुक्ति, सरकार की कंट्रोल से पूरी तरह मुक्ति, उसे कहते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए, यह निजीकरण व शिक्षा। निजीकरण बता ही चुके हैं, इसमें शिक्षा आपको बताई दी हमने कि शिक्षा ऐसी होगी तो क्या होगा। चलो, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। दो शब्दों के अर्थ तो आप समझ गए हो, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तीसरा भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण सुनकर ये लग रहा है कि दुनिया के सारे देश अपने अपने स्वार्थ को भूलकर और एक दूसरे की सहायता करते होंगे, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमंडलीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप हमारे साथ व्यापार करो, हम आपके साथ व्यापार करेंगे। आपके चाहे कोई भी चीज़ हो हम उसे बेचेंगे, हमारी चाहे कोई चीज़ हो वो आप बेचना। चाहे आपके यहाँ की नारियों की किताब हो, चाहे सभ्यता संस्कृति की किताब हो, चाहे आपकी यहाँ की धूल हो, चाहे आपके पेड़ हो, सब हम बेचेंगे, आप हमारी बेचो। तो ये है क्या? ग्लोबलाइजेशन। चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे यहाँ के वस्त्र हो, चाहे कोई चीज़ हो, आप हमारी मार्केट में बेचो, हम आपकी मार्केट में बेचेंगे। ये है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यानी कि समानता के स्तर पर आप अपने सामान का, आप अपने बाज़ार को वहाँ पर लगा सकते हो। ये है ग्लोबलाइजेशन, और वो अपने बाज़ार को यहाँ लगा सकते हैं, वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए ये। तो इस तरह आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। आपकी ये जो यूनिट थी 3rd and 4th, दोनों यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 2nd पेपर के 4th यूनिट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। केवल अब एक यूनिट रहेगी, 5th यूनिट, वो होगी कल। और कल ही कोशिश की जाएगी कि आपके ये 2nd पेपर के ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रख दिए जाएं। ठीक है, यानी कि 2nd पेपर को कल पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। परसों से 3rd पेपर स्टार्ट होगा, परसों को 3-4 दिन में हम 3rd पेपर फिनिश कर देंगे। उसके बाद केवल आपको रिवीजन करना है, जिससे 17 तारीख से पेपर आपके स्टार्ट होने, आप अच्छा वहाँ पर अपना प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, ओके। और कोई बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम लोग फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उसको भेजते रहिए। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय।